Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, viewers. This is Arshad Akif, COASK Development, your partner in learning. As you know, कि हमारा एक webinar series चल रही है, and today our webinar is 44th webinar. और हमारा आज का मौजू है ब्रेकिंग बैरियर्स, एडवांसिंग D&I बियॉन्ड पॉलिसीज। काफ़ी पॉपुलर और बहुत अहम मौजू है। तो इस पे बातचीत से पहले आप जानते हैं कि इसके आपका लर्निंग पार्टनर है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इट ऑफर्स टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, आल्सो HR कंसल्टिंग। सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनीवेयर यू नीड आवर सपोर्ट और आवर हेल्प। आइए अब मौजू की तरफ चलते हैं। ब्रेकिंग बैरियर्स, एडवांसिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन बियॉन्ड बैरियर्स। हमने सोचा कि यूजुअली वी अप्रोच दिस टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग पॉलिसीज, SOPs, मैनुअल्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसी को लेके आगे चले। बट वी ओवर द टाइम वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट जस्ट हैविंग पॉलिसीज is not enough. We need to develop a culture, teamwork, and respect for human values as well. So how we can improve our D&I within our organizations going beyond the policies, तो इस पे आज हम बात करते हैं। लकीली हमारे साथ हैं हमारे दोस्त एंड वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड एंड एमिनेंट HR प्रोफेशनल जनाब मोहम्मद अली इमाम नकवी साहब। प्रेजेंटली ही इज हेड ऑफ पीपल एंड कल्चर एट फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। आपका मोर देन 15 years एक्सपीरियंस है इन HRM, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कल्चर डेवलपमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन। क्वालिफिकेशन में आपके पास इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस हैं जैसे GP, HR, SSGB। Also he has qualification from India and LUMS as well. His research interests include leadership development, Islamic banking, and integration of HR practices for individual and organizational growth. So welcome sir to be with us today. और मेरे साथ हैं खुर्रम, मैं तो पूरा नाम लूँगा, डॉक्टर खुर्रम अली खान साहब। वो डॉक्टर ज़्यादा लिखते नहीं हैं। आप सोशल मीडिया कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, फूड एक्सपर्ट भी हैं और COO ASK डेवलपमेंट, एंड ही इज़ एंटरप्रेन्योर एज वेल एंड आल्सो इज़ अ क्या लफ्ज़ बोला जाए, आप स्ट्रेटेजिक फोर्स बिहाइंड ASK डेवलपमेंट ऑपरेशंस। आपका एक्सपीरियंस इन एंड आउट ऑफ पाकिस्तान इन पीपल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा है और हम उनके इल्म से भी आज फ़ायदा उठाएंगे। तो हमारा जो यूजुअल होता है तरीक़ाकार कि वी स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ आवर स्पीकर्स। तो अली साहब, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हाउ डू यू व्यू दिस टॉपिक इन द बैकड्रॉप of our practices in Pakistan, in Asian context, कि हम किस तरह से बैरियर्स को ब्रेक कर सकते हैं। Thank you, ji, Arshad साहब. Thank you for the invite and it's a very important topic. और अभी जूं corporates grow कर रही हैं, खास तौर पे और developing countries में, क्योंकि उसमें ये topic is becoming even more critical. Over a period of time we have seen के diversity पे तो हमारे challenges थे ही थे, जेंडर डाइवर्सिटी पे, बट अब बाकी भी इश्यूज जो हैं वो सरफेस होना शुरू हो गए हैं ऑफ एक्विटी एंड इंक्लूजन। उसके साथ साथ अगर आप ग्लोबली भी देखें तो बहुत सारे और फैक्टर्स जो हैं वो भी दे हैव स्टार्टेड क्रीपिंग इन। सो बाय एंड लार्ज अगर मैं सब चीज को एक नटशेल में कन्वर्ट करूं तो इट इज द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करता है, किसी भी इंडिविजुअल को, टूवर्ड joining that organization or staying within the organization. And in that culture, this DI aspect is very critical. Employees, they should feel a belongingness to the organization. So
another factor which अभी तक तो DI में हम ये 3 फैक्टर्स लेके चल रहे थे, बट आई वाज गोइंग थ्रू अ रीसेंट स्टडी जो वॉटन यूपेन की थी 1-2 साल पहले की, और उसमें दे हैव गिवन 2 more aspects to this DI, which is now they call it DIBER, DIBER. So those aspects are belongingness and respect. And the study now shows कि while हम diversity, inclusion और equity को लेके चल रहे हैं, but एक meaningful belongingness जो है एम्प्लॉयज की, वो बहुत जरूरी है, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मसला यहां पे आता है कि हम चीजें लिख तो बहुत देते हैं, बट व्हेन इट गोज टू एक्चुअल प्रैक्टिसेस, तो हमारी प्रैक्टिसेस उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, हम एक्विटी के बारे में अपनी पॉलिसीज में लिख देते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होगी, फेयरनेस होगी, मेरिटोक्रेसी होगी, बट व्हेन इट कम्स टू आवर डिसीजन मेकिंग स्टिल रिमेन्स बायस्ड, आज डिसीजन मेकिंग इज स्टिल इम्पार्शल, चाहे वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे ग्रोथ से रिलेटेड हो। तो वो बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो अभी तक अगर मैं कॉर्पोरेट में देखूं तो उस तरह से नहीं आ रहे, ऑल्दो वो बैरियर्स खत्म होना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप स्टेटिस्टिकली बात करें तो आपकी सी सूट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्सिटी अभी भी चैलेंज है, इवन लीडिंग सही। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। एक ग्लास सीलिंग है, जो चाहे वो प्रोफेशन के लिहाज से हो, हम लोग जो खास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो पेट्रोकेमिकल हो, ऑयल एंड गैस हो, या कोई और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, वहां पे शायद हमारे डाइवर्सिटी के नंबर स्टिल दे आर चैलेंजिंग। सही। और दैट इज एन एरिया, एंड डाइवर्सिटी का सिर्फ मतलब जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है, इट इज एथनिक डाइवर्सिटी, इट इज सोशल डाइवर्सिटी, सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी, इवन जो आपके डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज हैं उनकी परसेंटेज भी उस तरह से नहीं है। सो दिस इज कमिंग अप टू बी अ चैलेंजिंग एरिया, स्पेशली जब आपकी यूएन की जो एसडीजीज हैं उसके अंदर भी नाउ दिस इज कमिंग अप टू बी अ वेरी बिग कंसर्न, एंड वेरी सून पाकिस्तान का जो कॉर्पोरेट है वो इस चीज को फेस करेगा, जो एसडीजीज हैं आपके। सो आई थिंक टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इशू इज नो मोर नाउ कि आपने सिर्फ अपनी पॉलिसीज के अंदर इसको रख दिया, बट ऑर्गेनाइजेशंस नाउ हैव टू मेक इट अ बिजनेस इंपैरेटिव, एंड देयर स्ट्रैटेजीज नीड टू इंक्लूड डीआई। सही। थैंक यू मोहम्मद मेरे अली साहब। सबाहत ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको जी देखें। बिल्कुल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने आप को जरा अनम्यूट करें सबाहत। ओके फ्रेंड्स, वालेकुम अस्सलाम। फॉर्चुनेटली आवर सेकंड स्पीकर मोहतरमा सबाहत खुर्रम बुखारी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। वैसे तो वो शी इज़ वेरी वेल नोन एंड फेमस HR प्रोफेशनल एंड D&I एक्सपर्ट नोन इन पाकिस्तान वेरी वेल, लेकिन फिर कुछ नए दोस्तों के लिए मैं बता दूं कि शी इज़ seasoned C-level executive and board member with over 25 years of experience. आपने बहुत सारी मार्केट्स में इन्हीं एरियाज के अंदर काम किया है, जिसमें HR डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट अक्रॉस 6 इंटरनेशनल मार्केट्स इंक्लूडिंग GCC, सेंट्रल एशिया, यूरोप, द US, अफ्रीका एंड एशिया। She is specializing in organizational transformation. Sabahat has a proven record of driving complex issues into simple way and develop a D&I framework for different organizations. इससे पहले presently he is a co-founder and chief inclusion officer the Inclusion Lab, जो उन्होंने पाकिस्तान में अदारों की हेल्प के लिए डेवलप की है। Previously she has worked in leadership roles in City School Group, China Mobile, Zong, Jazz, and some other companies like Lightbank, Ericsson, Pepsi Cola, Coca-Cola, Nestle, Unilever, and she is bringing all this experience today with us to shed light on today's topic and enlighten our participants in this webinar. स्वागत, हम बात कर रहे हैं कि ब्रेकिंग बैरियर्स and going beyond the
पॉलिसीज, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशंस हैं और रिसर्च भी है। तो हाउ वुड यू लाइक टू गाइड अस on this topic, how we can break the barriers and make workable our procedures and develop human friendly, DAI friendly work environment? Your take, please. थैंक यू अर्शद। देखिए, टॉपिक तो बहुत वास्ट है और उसमें हम ये बात नहीं कर सकते कि कोई एक पॉलिसी या कोई एक डायरेक्शन ली जा सकती है। सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है कि डीएनआई जो है वो एक ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें हम सिर्फ कुछ लोगों की बात कर रहे हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि डीएनआई का मतलब है डाइवर्सिटी ऑफ ऑल काइंड। सो इसमें सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे कि हम सिर्फ खवातीन की बात कर रहे हैं या सिर्फ बंदों मर्दों की बात कर रहे हों या सिर्फ ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं या सिर्फ मार्जिनलाइज्ड की बात कर रहे हैं या सिर्फ चंद मखसूस तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एवरी सिंगल इंडिविजुअल हैज द इंडिविजुअल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीवन शुड बी फीलिंग वैल्यूड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द कीवर्ड हियर is everyone। तो एवरीवन में सब आ जाते हैं। इसका मतलब ये है चाहे वो खातून हो, मर्द हो, ट्रांसजेंडर हो, एबल बॉडीड हो या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो, न्यूरो डाइवर्स हो या न्यूरोटिपिकल हो, वो सब उसी तरह से ट्रीट हो जैसे दूसरा बंदा ट्रीट हो रहा है। अब ये जब इस तरह का माइंडसेट जो है ना वो पॉलिसी का मोहताज नहीं है, ये एक कल्चर है। सो अगर आप सिर्फ पॉलिसी को सोचेंगे तो हमेशा ये बैरियर ही रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ये हमारा एक डीएनए यही हो और हमारी कोशिश ही यही हो कि दिस इज हाउ वी वर्क, दिस इज हाउ वी थिंक, तो फिर आप बैरियर को तोड़ने की बात नहीं कर रहे होंगे। दिस इज यू विल बी बिल्ट ऑन लाइक दैट। फिर आपकी पॉलिसी भी वैसे ही बन रही होगी। इट विल कम नेचुरली टू यू। अब प्रॉब्लम अब ये हो रही है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन इसको एज अ पैच यूज कर रही है। हर ऑर्गेनाइजेशन ये सोच रही है कि पहले पॉलिसी बन जाए और उसको फिर अडॉप्ट करेंगे फॉर जेंडर, फॉर मार्जिनलाइज्ड, फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और वहीं से खराबी शुरू हो जाती है। अच्छा, बात हो रही है फॉरम साहब के हमें सवाहत ने बड़ा अच्छा नुक्ता बताया कि इंस्टेड वी वेट के एक मैनुअल हमारे पास बन जाए, एसओपीज इन प्लेस, और फिर काम शुरू करें। रादर हमें बिल्ड डाउन करना चाहिए अपनी कल्चर और अपनी जो बिहेवियर्स हैं उनके ऊपर। तो व्हाट इज योर टेक? Diversity is not only a representation of everyone, or inclusion is not about excess of everyone. जैसे सबाहत ने कहा बड़ी बात, इट्स पार्ट ऑफ कल्चर। पॉलिसी के अंदर लिख देना, चीजें कर देना, वो एक डिफरेंट चीज होती है। वी हैव टू एक्ट, वॉक द टॉक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों को अगर ये समझ आना शुरू हो गया कि इस कल्चर को डेवलप करने के बेनिफिट्स क्या होंगे, देन इट इज द जो एट टाइम्स होता क्या है कि इसको डी एंड आई एक ट्रेंड चल रहा है तो उसको ऐड कर लिया जाता है। जैसे आजकल है ना आईएसओ के लिए जो ऑडिट्स होते हैं उनके लिए वो एक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, उसको आईएसओ ऑडिट से एक हफ्ते पहले चीजें ठीक हो जाती हैं, चीजें करवा दी जाती है। बट डी एंड आई का जो इम्पैक्ट है बड़ा लॉन्ग टर्म है। और इट्स नॉट अबाउट कि हर एक की रिप्रेजेंटेशन हो, बस नाम की रिप्रेजेंटेशन हो, हर एक को हर चीज में एक्सेस हो जाए। नो, यू हैव टू डेवलप द कल्चर। आपको उनको रियल में लेके चलना है। देखें, कोई भी खासतौर पे हम जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, प्रोफेशनल वेपन आ रहा है, हमारे ऑडियंस भी प्रोफेशनल है, तो कोई इंसान किसी भी जगह पे होगा तो उसकी कोई रीजन होती है। देयर इज अ रीजन वो वहां मौजूद है। जो सुटेबल नहीं है ना उसको तो होना ही नहीं चाहिए। जब एक इंसान आ गया तो उसने उसने उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए काम की, और वो मौजूद है तो किसी ना किसी रीजन की वजह से है, चाहे वो कोटा सिस्टम से आया हुआ है, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने रखा है, क्या है। जब वो मौजूद हो गया, देन जब तक वो मौजूद है, he or she are supposed to or whatever is supposed to get a fair chance, और उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे सबको। और देखिए, कल्चर्स में मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है जहां पे इंटरनेशनल चीफ एथिक्स ऑफिसर होते थे, और मैंने ये भी देखा है कि और कोई छोटी मोटी चीज होती थी वो फ्रांस से उड़ते थे और पहुंच जाते थे, और मैंने उनको चीफ इसी बात पे फायर होते, रेसिज्म के ऊपर फायर होते भी देखा है उन्हीं साहब को।
ही वॉज अ फ्रेंच गाय, और वो उनकी जॉब भी इसीलिए गई कि उन्होंने कोई ऐसा कमेंट पास कर दिया ड्यूरिंग एन ऑडिट की चीज हुई। तो वी हैव टू बिल्ड अ कल्चर और इसको एब्जॉर्ब करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि है क्या, क्यों है, और उसका फायदा क्या है। फायदा है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, और जो भी वहां बैठा हुआ है वो किसी ना किसी मकसद से, किसी न किसी वजह से बैठा हुआ है, और वो जब तक वो वहां बैठा हुआ है, वी हैव टू मेक श्योर कि वो कैसा कल्चर डेवलप हो कि हर एक परफॉर्म कर सके। और ब्लंटली मैं कह रहा हूँ कि उसका इवेंचुअली फायदा ही ऑर्गेनाइजेशन को होता है। लोग को उनकी शक्ल देखने के लिए तो रखा नहीं जाता, जाहिर बात है। अगर आप फेयर चांस नहीं देंगे, लोग नहीं करेंगे, आप टैलेंट खो देंगे, आप आगे नहीं चल सकेंगे, एक अननेसेसरी जो है वो रिफ्लेक्शन आएगी, रिट्रेशन आएगी। तो बेहतर ये है कि वी हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग, जैसे बात हुई कि कल्चर डेवलप करें। पॉलिसीज तो बन जाती हैं, पॉलिसीज बनाना आसान काम है, कॉपी पेस्ट भी हो जाता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना और वॉक द टॉक, आप उस चीज को अपने सिस्टम में लेकर आए। पॉलिसी तो एक डॉक्यूमेंट है, बट जब तक कल्चर डेवलप नहीं होगा, और इसको स्पेसिफिकली करना कि खाली रिप्रेजेंटेशन सबको देना, इससे मकसद हल नहीं होगा। एक्सेस हर एक को देने से भी मकसद नहीं हल होगा। वी हैव टू बिल्ड इन एवरीथिंग, एवरी एक्सपेक्ट। रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि रिप्रेजेंटेशन इज वन थिंग, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उस रिप्रेजेंटेशन का फिर हम क्या करें, क्या उस रिप्रेजेंटेशन को हमने सही मानों में अपने पास वैल्यू किया है, या हमने उनको वी हैव गिवन देम द यू नो इंक्लूजन या rightful place in the decision making, or we are just doing the tokenism. अच्छा, मैं यहाँ पर जानबूझ करके टोकनिज्म का वर्ड यूज करें। टोकनिज्म क्या होता है? टोकनिज्म ये होता है विच क्रिएट्स द मोस्ट बैरियर, और यही वो बैरियर है जो कि इनविजिबल एक्सक्लूजन क्रिएट करता है। जब हम बैरियर्स की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल नंबर्स के ऊपर बात कर रही हैं कि जी हमारे इतने परसेंट जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो गए हैं, इतने परसेंट हमने वुमेन हायर कर ली हैं, और इतने परसेंट ये हो गया है, इतने परसेंट वो हो गया है, और हमने ये डे सेलिब्रेट कर लिया, और हमने ये पॉलिसी बना ली, और हमने वो पॉलिसी बना ली। It seems all good until and unless it comes to the actual position where rubber meet the road. And that comes when you go and test the water कि कहाँ पर person जो है वो feel ये कर रहा है कि am I actually included? Do I really belong to this organization? Am I going the same way upwards where the all other people are going? Am I included in the decisions? Am I selected for the positions? Am I selected for the promotions? Am I as useful as the other people for the leadership selections? When some important projects are being discussed, am I the choice as well? ऐसा तो नहीं कि मेरा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होना मेरी चॉइस ऑफ अ प्रोजेक्ट के ऊपर हावी आ जाता हो, या ऐसा तो नहीं कि जब किसी सिलेक्शन हो रही हो फॉर एनी प्रोजेक्ट और फॉर एनी लेट्स से अ वेरी गुड असाइनमेंट अब्रॉड, तो फिर ये सोचा जा रहा हो कि ओ दिस गर्ल इज जस्ट कम आउट फ्रॉम हर maternity leave, can she go or not, or maybe she is not a person with disability with ability, can she travel? If these questions come before her selection, that means there are still barriers for her growth, which is not the inclusion in true sense. This kind of work is called as tokenism, where the DNA of the organization is not based on the real value of inclusion, where the diversity is still part of the tick box situation. और यही वो एक्चुअल सिचुएशन है वेयर यू थिंक अबाउट कि क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही थी, डे सेलिब्रेशन सही। हो रही थी, क्या बस वो जिसको कहते हैं कि आ, हमें मतलब जो है ना वो दिखा दिया गया था कि देखें हमारे पास तो इतने सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अच्छा, दूसरा बैरियर जो है वो मार्केट बेस्ड होता है। जैसे कहा जाता है कि पर्टिकुलर पोजीशंस हैं, इसके लिए तो देखें हमारे पास जो है ना वो खवातीन ही नहीं अवेलेबल होती एक फील्ड के अंदर,
ये एक बैरियर है जो कि मार्केट बेस्ड बैरियर है, इट्स अ ट्रू बैरियर। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कसूर नहीं है। एक फील्ड है, इसमें खवातीन अभी नहीं है पाकिस्तान में मौजूद, लेट्स से, बिल्कुल ठीक है। तो क्या आपने उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई कंट्रीब्यूशन किया मार्केट में? क्या आपने उस सिस्टेमिक एक्सक्लूजन के लिए कोई काम किया? सो दैट्स अनदर चेक। सो सिस्टेमिक एक्सक्लूजन इज द सेकंड चेक ऑन दैट। सो एक हो गया आपका टोकनिज्म, दूसरा हो गया आपका सिस्टेमिक एक्सक्लूजन। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है इनविजिबल इंक्लूजन। इनविजिबल इंक्लूजन वो होती है जो मेरे और आपके अंदर है एज अ पर्सन। और वो क्या है कि मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं ये देखूं क्या मेरे पर्सनल सर्कल के अंदर वो लोग मौजूद हैं जो कि मेरे जैसे नहीं हैं। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चेक है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से नीचे उतर के आपके अपने ऊपर आता है। एंड दैट इज वेयर द एक्चुअल इंक्लूजन स्टार्ट्स। We all are very easy it is for us to point finger at important policies। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन तो ये पॉलिसी नहीं फॉलो कर रही, देखो ये ऑर्गेनाइजेशन तो ये नहीं कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं हो रहा, बट वी डू नॉट लुक एट द आई इन द इंक्लूजन। इंक्लूजन स्टार्ट्स विद आई, and that is, am I doing what is important to be done? Do I have a friend in my close circle who is person with disability? Do I have a very close person in my life who is a transgender? Do I prefer to trust a person with opposite gender to get something to be learned from them? As a man, do I hire a woman as a driver? Do I hire a man for any important job as a female? So these are those barriers which we have in our mind as an unconscious bias, but knowing those unconscious bias is not enough. Doing a conscious inclusion of those biases and addressing them intentionally is very important. So that is why I always say that it is not enough to know your unconscious bias unless you consciously address them and consciously include people and intentionally work on them is the first step towards breaking the barriers. And that is where I say that it is first and most important part, even before the organizations make the policies, because policies are written by the individuals and executed by the individuals as well. Once they break their barriers, the policies become inclusive and the culture become inclusive as well. So three things I say are important in breaking the barrier, and I concluded here that first is the importance of making the systemic exclusion vanish. Number two, very important, addressing the tokenism. And third, but the most important thing, is addressing the invisible inclusion by looking at inside of every single individual by working on self exclusion that we create for others. Thank you so very much, and then I'll address any other questions. Thank you. There are very three important points in establishing and the D&I system and going beyond the SOPs. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। एक एम अली खुर्रम साहब का सवाल है और आयशा असद साहबा का क्वेश्चन है। बोथ आर ऑन द कल्चर डेवलपमेंट। एक कल्चर डेवलपमेंट चेंज चाहता है तो इसका मतलब वी हैव टू एड्रेस द माइंड्स ऑफ टीम एट अ प्लेस। तो मोहम्मद अली साहब, आप तो एक अरसे से इन चीज़ों को देख रहे हैं माशाल्लाह इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई नो आप जब टेलीनॉर में थे तब भी आपका कल्चर पे बहुत काम आपने किया। तो आप क्या मेजर्स हमें सुजेस्ट करेंगे कि हम इस कल्चर को चेंज कर सकें और एक विजिबल चेंज जो है वो उसमें देखी जा सके? सर, कल्चर के अंदर जो बेसिक चेंजेस आपको लानी पड़ती हैं, सबसे पहले आपको अकाउंटेबिलिटी ऐड करनी पड़ती है। ठीक है। टिल पीपल आर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल, दे विल नॉट एक्ट ऑन समथिंग, बिकॉज बहुत रेयरली होता है कि इंट्रिंसिक ड्राइव हो इंडिविजुअल्स की। रिसर्च शो करती है कि 30% इम्पैक्ट आपका
चाहे वो कल्चर हो चाहे डाइवर्सिटी हो, वो आपकी वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस या पॉलिसी से आता है। 70% कल्चर जो है वो आपका जो मैनेजेरियल इंटरवेंशन या इन्वॉल्वमेंट है उससे आ रहा होता है। एंड दैट कैन नॉट कम टिल यू आर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। सो कल्चर के अंदर जो चेंजेस आप अगर इस चीज का वेट करेंगे कि जी लोग माइंडसेट उनका चेंज हो, वो कन्विंस हो कि जी ये चीज सही है, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो इट इज लाइक कैरेट एंड स्टिक। आपको कहीं पे अपनी पॉलिसीज के अंदर ही जो लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराना पड़ता है। एंड फॉर दैट वी डू असेसमेंट्स कि जो लीडर्स हैं उनके अपने डिपार्टमेंट्स में या उनके अपने फंक्शंस में डीआई के इंडिकेटर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, सही। और उसके ऊपर उनकी कितनी होल्डिंग है। देन अनदर अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपको अपनी इंटेंशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन शो करनी है। सो यू हैव टू स्पीक अबाउट द इम्पेरेटिव नेचर ऑफ डीआई, एंड नॉट ओनली दैट बल्कि आपको अपनी पॉलिसीज के अंदर उसको रिफ्लेक्ट जो है वो करना पड़ता है। एक्विटेबल बेनिफिट्स आपको लोगों को देने पड़ते हैं, और उसके लिहाज से आप अपने कल्चर को जो है वो स्लोली चेंज करना शुरू करते हैं। सही। Culture is a very difficult thing to change, by the way. It takes ages for organizations to change their culture. लेकिन होता यह है कि आपके the moment employees they start believing your intention, that is the first indicator जिसपे culture change होना शुरू हो जाता है। Because अगर आपकी actions जो हैं वो they are not speaking louder than your words, then nothing is going to change anything. आप अपनी पॉलिसीज में भले लिख दें कि जी हम मेरिट बेस्ड हायरिंग करते हैं या हमारी प्रमोशंस मेरिट बेस्ड है, पर अगर आपको कहीं पे वहां पे बायस इंडिविजुअल को नजर आ जाते हैं, तो आपके सारे एक्शंस जो हैं वो बहुत जल्दी दे विल लूज देयर वैल्यू। सो ओवरऑल द एम्प्लॉय शुड फील, इसको मैं एक एक चीज में अगर कंक्लूड करूं, पीपल शुड फील दैट दे आर हर्ड एंड वैल्यूड। राइट। ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी हमें वैल्यू नहीं किया गया, हमारे आइडियाज को वैल्यू नहीं किया गया, हमारी कंट्रीब्यूशन को वैल्यू नहीं किया गया, हमारी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट को वैल्यू नहीं किया गया, एंड देयर वाज नो प्लेटफॉर्म और चैनल जहां पे हमारी बात को सुना जा सके। तो अकाउंटेबिलिटी लाना जरूरी है, इंटेंशन का स्पेल आउट करना जरूरी है, एंड उस इंटेंशन के जो बैक एंड पे आपके सिस्टम जितने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो चीज एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो आपकी प्रैक्टिसेस में। सो आप ये नहीं कह सकते कि प्रैक्टिसेस को हम बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, बट आपकी प्रैक्टिसेस शुड बी इन लाइन विद योर इंटेंशन। बिल्कुल सही, थैंक यू। अच्छा कौरव साहब, आपकी तरफ मैंने आना है ये क्वेश्चन लेके कि जो अकाउंटेबिलिटी की अभी अली साहब ने बात की है कि 70% तो मैनेजेरियल प्रैक्टिस होगी और 30% जो है इंट्रिंसिक, जो दाखिली एहसास है उसकी तरफ। मगर एक और बड़ा अहम क्वेश्चन आ गया है और वो मैं सवाहत साहिबा से जरूर पूछना चाहता हूँ। ये हैदर अली साहब पूछ रहे हैं कि कैन यू शेयर एग्जांपल्स ऑफ हाउ स्टोरी टेलिंग और लिव्ड एक्सपीरियंसेस have been used to drive cultural change in an organization। तो ये जो सॉफ्ट साइड है इस बात, क्या आप क्या समझते हो कि इससे हम कोई चेंज ला सकते हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, स्टोरी टेलिंग इज अ मेन पार्ट ऑफ कल्चरल चेंज। ठीक है। अगर आपने लोगों को कोई रियल चीज दिखानी है ना कि दिस इज हाउ वी लिव द इंक्लूजन, then the storytelling is the main tool for this. But storytelling has to be a reality. You cannot have a scripted story. देखिए, ओके। आज का दौर जो है ना वो यूजर जनरेटेड कंटेंट का है। आप देख लें हर जगह के ऊपर, यूट्यूब पर देख लें, जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स हैं वो हैं जो कि यूजर जनरेटेड कंटेंट या अपना जनरेटेड कंटेंट बना रहे हैं। द ठीक है। मोर रियल दे आर, द मोर व्यूज दे गेट। द ट्रू। मोर स्क्रिप्टेड थिंग्स आर, दे गेट रिजेक्टेड। अगर बहुत ही स्क्रिप्टेड चीज होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। जितनी रियलिटी के नजदीक होती है वो उतनी ज्यादा हिट होती है लोगों के अंदर, ये लोग सही। उसकी ज्यादा व्यूज करते हैं। इट
unconsciously relate to people at a very deeper sense. तो आप लोगों को दिखा सकते हैं कि what does it mean by, for example, handling or being an ally. Allyship क्या होती है कि when someone is not there and you are becoming or supporting their cause or supporting their absence or protecting their absence, then how can you do that? Yeah, how are you supporting a cause of diversity and inclusion or a gender or supporting their absence? तो आप उसको आपने बजाय से कि आप ये कहें कि जी बहुत अच्छा ally होना चाहिए, आप उसको कहकर बताने के बजाय आप उसको करके दिखाएं इन अ सही स्टोरी. एंड हाउ डू यू लिव दैट? आप उसको फिल्म आउट करके लोगों को दिखा दें कि बल्कि आप ये भी ना करें कि आप फिल्म आउट करें. अगर एज अ लीडर यू वांट टू डू दैट, ask people to do this thing and send you the stories and then play it out. When they see how to do it and when they see their peers doing it, they will not feel that this is something out of the bound. They will see, okay, this is how others do it and I can do it too. And the more it is done by the leaders, पाकिस्तान और हमारी तरह की एशियन कंट्रीज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कल्चर का हमारा हिस्सा है वो है बड़ों की तरफ देखना कि हाँ हमारे बड़े कैसे कर रहे हैं. ये एक हमारे आदत का हिस्सा है कि वी लुक अपवर्ड एज एन एग्जाम्पल. तो ये एक हमारे कल्चर का अच्छा हिस्सा है. तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ कल्चरल चेंज. तो अगर हमारे लीडर्स कोई चीज कर रहे होते हैं तो हम उसको जरूर करते हैं. तो अगर सही हमारे लीडर्स वो चीज करेंगे जो कि एलाई बन के दिखाएंगे, तो हम अपने एम्प्लॉयज को भी कह सकते हैं देखो अगर ये लीडर ही कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते. हम्म, तो दैट बिकम अ काइंड ऑफ अ कल्चरल चेंज एंड पीपल स्टार्ट वेरी वेरी स्लोली दे स्टार्ट डूइंग दैट. एंड जो अभी अकाउंटेबिलिटी की इन्होंने बात की है, स्टोरी टेलिंग कैन एक्चुअली बिकम अ वेरी गुड टूल फॉर अकाउंटेबिलिटी. ओके. लेकिन ये जो आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हो, स्टोरी टेलिंग, तो फिर एक सोशल अकाउंटेबिलिटी या एक एग्जैक्टली. ह्यूमन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एग्जैक्टली. की तरफ जाएगी. ये सोशल अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएगी. ओके. और देखिए जो अकाउंटेबिलिटी नंबर से आती है ना वो एक और तरह की अकाउंटेबिलिटी होती है. और ठीक है. और जो सोशल अकाउंटेबिलिटी होती है ना वो पॉजिटिव पीयर प्रेशर होता है. और उसका चेंज है ना वो माइंडसेट चेंज होता है. वो ऑटोमेटिक नहीं होता. वो बिल्कुल एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है जो वैल्यूज के थ्रू होता है. जैसे जब आपके एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, जब कोई बहुत साफ सुथरी जगह होती है तो आप वहां पर कूड़ा फेंकते हुए घबराते हैं थोड़ा सा, आपका दिल नहीं चाहता वहां कूड़ा वेरी फेंके, ट्रू. ठीक है. लेकिन अगर आप कहीं लिख के लगा दें कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, लेकिन वहां पे एक दो रैपर्स पड़े हुए हो, तो आप परवाह नहीं करेंगे कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है लिखा हुआ है. दैट्स द डिफरेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एज अ सोशल कॉज एंड अ डिफरेंस विद numbers game. So So this is social leading by accountability is very example. strong. Exactly. So social accountability is a very strong tool for developing the DNA of the accountability. It doesn't mean that you take away the actual accountability. It Okay. means developing the DNA of the accountability. दैट्स राइट. थैंक यू. अच्छा खुर्रम साहब, ये जो बात एक हमारे पास पहले आई कि जो मैनेजेरियल प्रैक्टिस है, तो उसको फिर हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे कि जो हमारी सोशल अकाउंटेबिलिटी है, अगर वो कहीं कम रह गई है, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन से अपने यहाँ D&I को बेहतर कर सकें. लेकिन सबसे पहले जो हमने बात की थी कल्चर की ना, तो जो कल्चर का स्टार्ट होता है ना, वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी लोगों को देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सही. लोगों को ये एहसास हो कि जी मुझसे कुछ बात, मतलब वो जमाना था ना हमारी स्टोरीज में ही है ना कि जान के मान पाऊं तो कुछ कहूं. तो वो हाँ. डेट कैन नॉट बी लाइक इम्प्लीमेंटेड नाउ. उस चीज को खत्म करना पड़ेगा. इसलिए कि होता क्या है एट टाइम्स, देखें एक खास तौर पे आजकल जो नई नस्ल को हैंडल करने के लिए लोग कहते हैं जी वो उनके वो माइंड्स डिफरेंट हैं. अभी पिछले दिनों हमारे एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर हम बात कर रहे थे, तो वो शिकायत कर रहे थे एक साहब के जी जेंजी को हैंडल करना मुश्किल है. मैं कहा जी पेशेंस लाए ना, जब आपको अल्लाह मियां ने ले आया, हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर्सन विद 30 इयर्स एक्सपीरियंस और पर्सन विद 6 मंथ्स एक्सपीरियंस में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली 30 इयर्स वाले की जाएगी ना. तो वी हैव टू डेवलप दैट. आपको साइकोलॉजिकल सेफ्टी देनी है, अश्योर करनी है, और उसको अश्योर करना है कि वो इम्प्लीमेंट भी हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में.
वहां जाके आप कर लें और आप बेशक ठीक है आप वॉक द टॉक करें और नीचे आपकी जितनी टीम डायरेक्टली रिपोर्टिंग बैठी हुई है वो कुछ और कर रहे हैं, तो फिर आप कल्चर डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज अगर आप डेवलप करें, और जैसे अभी सबाहत ने बात की और जो स्टोरी की, देखिए स्टोरी टेलिंग इज अ डिसेंट वे टू पास द मैसेज। और बहुत दफा मतलब जैसे हमने सुनते थे कि वजू का तरीका था, एक बुजुर्ग वजू कर रहे थे तो बच्चों ने उनको कहा कि हम वजू करते हैं, आप चेक कर लें कि हम गलत तो नहीं कर रहे। वो एक बड़ा डिसेंट एग्जांपल है। तो स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक बड़े डिसेंट तरीके से, एक बड़े डिसेंट स्टाइल में आप अपनी बात कन्वे करते हैं, और डेफिनेटली इट हैज टू बी लॉजिकल, फिक्शन तो नहीं होना चाहिए। उसका इम्पैक्ट ही बहुत डिफरेंट आता है। एक सॉफ्ट टोन में आप मैसेज पास कर देते हैं, इंस्टेड कि आप बुलाएं और आप कन्फ्रंट करें। अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं, जहां तक बात है इस कल्चर में और जो मैनेजरियल इम्प्लीमेंट होता है, देखें ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदारी होती है, जब लीडर है और मैनेजर है उसकी जिम्मेदारी खाली ये नहीं है कि वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करे, या एक एंटरप्रेन्योर है उसने इंश्योर करना होता है कि टॉप टू बॉटम चीजें इम्प्लीमेंट हों अगर चीजें हो रही हैं। ये और ये है, इट्स पार्ट ऑफ द ड्यूटी, इट्स पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर की, एक मैनेजर की, कि जहां पे वो काम कर रहा है ये नहीं कि वो अपनी बातें कर ले कमरे के बाद, कमरे के अंदर बंद रहा है, उसे कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, या अगर बाहर कुछ हो रहा है तो आंखें बंद कर ले। तो ये जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी देना है आप क्रॉस कल्चर मेंटरिंग को, इन चीजों को प्रमोट करें, मुख्तलिफ लोगों को काम करने का मौका दे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक छोटा सा एक सोशल मीडिया सेटअप चलाता हूँ। जब भी टीम्स बनती हैं और टीम को बड़े लोग अप्रिशिएट करते हैं, नॉर्मली बाकी बाकी फोरम्स पे ये काम नहीं होता, तो मैं एश्योर करता हूँ कि डिफरेंट तीन की टीम है जो डिफरेंट सिटीज से हो, झेलम का हो, एक लाहौर का हो, एक कराची का हो, एक हैदराबाद को, एक फैसलाबाद को, एक मुल्तान को, एक पेशावर का हो, और उससे जो रिजल्ट निकलते हैं एग्जाम्पलरी, वो ऐसी बॉन्डिंग भी होती है, चीजें भी होती हैं। सिमिलरली जब ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, मतलब मैंने पाकिस्तान से बाहर काम किया हुआ है, तो 11 12 13 नेशनैलिटीज लोग होते थे, और ये इफेक्ट होता था, एक अननेसेसरी बाइस क्रिएट होती थी कलर बेसिस के ऊपर, चीजों के बेसिस के ऊपर, और उसको खत्म किए बगैर आप अपने ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर पाते थे। जैसे मैंने पहले कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में हम सब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मीडियम साइज है, एसएमई है, हर जगह पे जो भी मौजूद होता है, जब वो काम कर रहा है ना, तो उसका कोई मकसद होता है, उसकी कोई रीजन होती है। वी हैव टू वैल्यू दैट रीजन, इसलिए कि अगर वो हम ये कल्चर नहीं पैदा करेंगे, ये चीजें नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो अपना काम नहीं कर सकता, और वहां से जाके बिगाड़ पैदा होता है, डिसबैलेंस पैदा होता ठीक, थैंक यू। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये जब हम बात करते हैं, आपने एक बड़ा अच्छा टर्म, बड़ी अच्छी टर्म इस्तेमाल की थी, बिलोंगिंगनेस with the team and the organization. तो जी ये it helps in developing D&I culture. तो आप हमें फर्दर क्या गाइड करेंगे, हमें किस तरह से इसको प्रमोट करना है? मसलन क्या हमें कोई इनोमिनस फीडबैक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, एम्प्लॉय सपोर्ट ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, कोई बर्ड्समैन तर्ज पे कोई वॉच एंड डॉग का सिस्टम रखने की ज़रूरत है? हम किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते सर, बेसिकली तो इसको आप माइंडसेट के थ्रू ही सस्टेन कर सकते हैं। हैं? राइट। बिकॉज आप जितना भी वॉचडॉग सिस्टम बना लें या कोई और अकाउंटेबिलिटी की चीज ले आए, जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा दैट वी हैव टू टेक पीपल अलोंग, एंड इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी वेरी क्लियर कि उसको किस किस्म का कल्चर बनाना है जो उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटेंट्स को फुलफिल कर सकेगा। हर बंदा हर कंपनी के साथ बिलोंग भी नहीं कर सकता। सो ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपको डाइवर्सिटी के चक्कर में हर बंदे को अपनी शिप में बिठा लेना है। हम्म। Yes, it is important that you respect DI, but it doesn't mean that every diversity is valuable for you and every diversity is going to add value for you. So, one has to be very clear कि आपकी strategic intent क्या है, आप उस strategic intent as an organization के लिए किस किस्म का कल्चर, इंड्यूसिव कल्चर है, उस कल्चर में कौन से लोग फिट इन होंगे। बट वंस दोज पीपल आर देयर, दे शुड feel that there is an environment which values them as individuals, not only professionals, सिर्फ काम के लिहाज से नहीं, ठीक है। their thoughts, their presence, the overall value system जो एक individual का personal value system है which they bring to the table, that is also valued. उनकी contribution is valued, they are being heard in that environment. Only then people will start belonging. Otherwise,
लोग जो हैं वो आएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है आपके ब्रांड के लिए आपको ज्वाइन करें, आपके पे स्ट्रक्चर के लिए आपको ज्वाइन करें, एंड दे विल गो, देन रिटेंशन विल बिकम अ सीरियस इशू। तो हमें लोगों को, अब लोग बिलोंग किसी जगह से तभी करते हैं व्हेन देयर इज अ कल्चर ऑफ फेयरनेस, देयर इज अ कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, देयर इज अ कल्चर ऑफ ग्रोथ, देयर इज अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, जहां पे, और एक्विटी नाउ प्लेज अ वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो अगर मुझे डीआई में से किसी एक चीज को पिक करना है तो प्रोबेबली आई विल पिक एक्विटी, ओके। जिससे सो दैट आपके जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, अब मैं अगर बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में एचआर की प्रैक्टिसेस की बात करूं, ग्रोथ की हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की हैं, आपकी इवन रिक्रूटमेंट की हैं, पे फॉर एक्विटी का कॉन्सेप्ट है, वो एक कल्चर आपका तभी ग्रो करेगा, या लोग तभी बिलोंगिंगनेस की एक फील लेंगे जब आपकी एक्विटेबल एनवायरनमेंट होगी। सो कहीं पे आपको लोगों को, जहां से मैंने बात शुरू की थी, जी जी। स्टार्ट तो अकाउंटेबिलिटी से होगी। इस वक्त भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल सी सूट जो है, वो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जरूर होगा कि दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर डाइवर्सिटी। और विद ऑल ऑनेस्टी हमारे अभी, जैसे सबात ने बिल्कुल सही बात की कि हम हर जगह पे अभी रिपोर्टिंग से ही बाहर नहीं आ रहे कि हमारे डाइवर्सिटी के नंबर्स ये हैं, वी आर वेरी फाइन विद दैट कि डाइवर्सिटी के नंबर क्या है, लेकिन हम डाइवर्सिटी के नंबर के साथ एट्रीशन के नंबर को नहीं देख रहे कि डाइवर्सिटी में एट्रीशन कितनी हो रही है। क्या आपकी डाइवर्सिटी में खवातीन ज्यादा हैं लेकिन एट्रीशन में भी खवातीन ज्यादा हैं, एंड व्हाट आर द रीजंस व्हाई दे आर लीविंग, और उनके लिए आप क्या मैयस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, देर आर 6 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स विद फौजी फर्टिलाइजर इज ऑपरेटिंग राइट नाउ, इट इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन द कंट्री राइट नाउ। सिंध में हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, पंजाब में हैं, दाऊद खेल में हैं, सो सो फोर्थ। हर जगह की डायनामिक्स डिफरेंट है, हर जगह की इंवायरमेंट डिफरेंट है। खवातीन को रिटेन करने के लिए हम कहां पे क्या कर रहे हैं, दैट बिकम्स वेरी क्रिटिकल। दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। देन दे आर डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स, देन देयर आर वेटरन्स, उनको इंगेज और इंक्लूसिवनेस लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो फिर दे स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल। बट हैविंग सेड दैट, equity is something which will create belongingness in the end. दैट्स ग्रेट। थैंक यू। अच्छा फरून साहब, ये बात जब हम कर रहे हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं हमारे कल्चर के अंदर, जैसे रिस्पेक्ट की बात हम करते हैं, शफकत की हम बात करते हैं, सबको, इंसानों को बराबर समझने की बात करते हैं, हम इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं कि हमारी डाइवर्सिटी के इश्यूज को हम ओवरकम कर सकें। ये चक्कर ये है कि ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे कल्चर में मौजूद थी। हुआ मतलब अगेन कल्चर में मौजूद थी और हमेशा से थी। और जो ये डी एंड आई है ना, इसके इसका प्रॉब्लम भी हमेशा से था। जब मैं गल्फ में मैंने काम किया और एक मैं मुल्क में गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वहां जाके 1 महीने के अंदर ही अंदर मुझे एहसास हुआ कि वो आयत क्यों उतरी थी कि अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे फौकियत हासिल नहीं है। तो रीजन था, मतलब बड़ी शदीद अच्छा। किस्म की ना वो डी एंड आई की वहां जरूरत थी, इसीलिए उतरी थी। वो आज भी है, वो उस कल्चर में वो आज भी है। वो अपने आप को, मतलब ये हमारे पाकिस्तानी जब मेयर सिलेक्ट हुए थे वहां पे इंग्लैंड में, तो एक बड़े उनका इंटरव्यू आया था कि पाकिस्तानी का वहां के लंदन का मेयर, मतलब एनीवे। तो पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें कल्चर में, ये प्रॉब्लम्स भी पहले मौजूद थी और सॉल्यूशंस भी पहले मौजूद थे। जो एहतराम का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा, उसको, और एहतराम का उम्र के हिसाब से, हर एक के हिसाब से चीजों को क्या गया, कहीं भी बदतमीजी तो कहीं प्रमोट हुई नहीं ना। सही। बदतमीजी कर देना, एक्सक्लूड कर देना, ये चीजें हुई नहीं। और डाइवर्सिटी की जरूरत क्यों पड़ी जब इन चीजों पे अमल नहीं हो रहा था। इंक्लूजन की जरूरत क्यों पड़ी कि भाई आप ग्रुप्स बन जाते थे। ग्रुप्स किस बेस पे बनते थे? एथनिक बेस पे बनते थे, क्वालिफिकेशन बेस पे बनते थे, स्मार्टनेस की बेस पे बनते थे। वहां से खराबियां पैदा शुरू हुई, चीजें हुई, और इस हद तक हो गया कि अब डी एंड आई को जो है कंपल्शन शुरू हो गई, मतलब हमारे मुल्क में लाना शुरू हुआ। डी एंड आई ऑडिट स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ज्यादा इस चीज की प्रमोशन हो रही है कि जैसे कॉस्ट एंड रेवेन्यू के टारगेट्स होते हैं, डी एंड आई के टारगेट्स भी दें।
पहले ही काम क्या होता था, मुझे मैं फ्रॉम फाइनेंस, तो जब वो फाइनेंस जो बिजनेस भी हैंडल करते थे, तो हमें एक टारगेट मिला करता था कि क्वार्टरली हमने जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो जिनसे हम डील करते हैं, हमने नेटवर्किंग उनसे करनी है। तो हमारे बकायदा केपीआई में होता था कि नेटवर्किंग के लिए कितनी मुलाकातें होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वी हैव टू राइट इट, ताकि पता हो कि इसलिए कि उसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता था। अननेसेसरी डिस्ट्रप्शंस नहीं आती थी, अननेसेसरी रिफ्ट्स नहीं आती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते थे। सिमिलरली ये चीजें हमारे, अगर हम देखें अपनी बेस पे जाएं, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ कल्चरल, हमारे उसमें देख लें, तो एहतराम, प्यार, मोहब्बत, इकराम, ये चीजें बड़ी शामिल थी। बट वी जस्ट नीड, हमें री इन्वेंट नहीं करना, हम उन चीज को इंश्योर करना है। और कॉर्पोरेट कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनको लिखकर इंश्योर करना है ताकि उन चीजों को करें। है तो वही, मतलब हम जितनी भी बातें करें, घूम घुमा के वही चीजें आती हैं जो हम हमारे कल्चर में पहले थी, मगर हम बहुत दूर जाते चले गए। रीजन क्या है? स्कूल सिस्टम चेंज हो गया। हमारे जमाने में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जो अदब सिखाया जाता था, चीजें की थी, जो अटैचमेंट होती थी टीचर के साथ, या जो टीचर्स होते थे, वो एक डिफरेंट स्टोरी थी। सब चीजें पता होती थी। मतलब स्कूल जब हम प्राइमरी से उसमें आते थे, हाई स्कूल में टीचर्स चेंज होते थे, तो एक सैडनेस थी। किसी टीचर का ट्रांसफर हो जाता था तो उनको भी तकलीफ होती थी, हमको भी तकलीफ होती थी। वो सारी चीजें क्यों थी? एक बॉन्डिंग थी, और वहां से चीजें हम लोग सीखा करते थे। अब चीजें चेंज होती जा रही, कमर्शलाइज हो गई चीजें बहुत ज्यादा। 100% तो खत्म नहीं हुआ, जब कमर्शलाइज हुई तो उनमें ये एक्सपेक्ट खत्म हो गए। कमर्शियली में टीचर्स को अगर लोग डील करेंगे तो जाहिर बात है कि वो अपने ऊपर बर्डन लेके 100% तो उसको 180 डिग्रीज आगे मतलब डिफरेंट नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं पास हो जाती है। तो सारी चीजें वहां से आई। और अब इतनी ज्यादा चीजें खतरनाक उस पर पहुंच, स्टूडेंट्स में क्या होता था, हॉस्टल्स में क्या होता था, हॉस्टल में, ये हॉस्टल जो था फलानी जगह के लोगों का होता था, वो फलानी जगह के लोगों का होता, इस बेस पे ग्रुप्स बन जाते थे। मगर उस वक्त भी ऐसी चीजें हुआ करती थी कि जी, आप चीज लोगों को इंक्लूड करें, आगे लेके चले, कोई मकसद लें। तो दिस इज द पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अगेन मैं बात करना चाहूंगा कि इसको, इसका फायदा है, ये चीज समझ आ जाए ना कि भाई अगर हम ये काम कर लेंगे, ये इंप्लीमेंट कर देंगे, तो इट विल एक्चुअली बेनिफिट अस। वो चीज अगर हाईलाइट हो तो मेरे ख्याल में इसको इंप्लीमेंट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, हम अभी तो हमने बातें की एक जनरल कॉन्सेप्ट के ऊपर और कुछ फंडामेंटल्स पर कि हाउ टू इम्प्रूव। अब हम ये काम सब करते हुए जो आज हमने डिस्कस किए, एक सवाल ये आता है कि हम एक मैयर कैसे करें। तो वो आप हमें गाइड करें कि क्या हम रिक्रूटमेंट में इसको देख सकते हैं, रिटेंशन में देख सकते हैं, इंगेजमेंट में इसको देख देख सकते हैं, प्रमोशन में। आपका क्या एक्सपीरियंस? सर, इसको आप इन सारी एरियाज में देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंडिकेटर बेहतर होता है, दैट इज एंगेजमेंट, इन माय पर्सनल ओके। ओपिनियन। सही। बिकॉज वहां से आपको एक्चुअली पता लगता है, बाकी सारी चीजें आपको नंबर्स देंगी। फॉर एग्जाम्पल, रिक्रूटमेंट की अगर मैं टू बिगिन विद बात करूं कि जी जी आपकी जी। इस साल लेट्स से 60 एमटीज आपने हायर किए, उसमें परसेंटेज ऑफ इन फीमेल क्या थी, दैट इज जस्ट अ नंबर। आपके रिटेंशन के हिसाब से या एट्रीशन, आपका जेंडर एट्रीशन क्या थी या डाइवर्सिटी एट्रीशन क्या थी, दैट इज अगेन अ नंबर। सी सूट में आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या है जेंडर की, दैट्स अगेन अ नंबर। बट सही। व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट वैल्यू एडिशन, सही। इट इज द एंगेजमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स कि वो डाइवर्सिटी का जो भी एलिमेंट है, बी इट जेंडर, बी इट एथनिसिटी, बी इट लोकेलिटी, वट एवर इट इज, वो कितना एक्टिवली वैल्यू ऐड कर रहा है। सही। तो therefore, for me, the engagement is the metric for diversity. बाकी yes, बाकी चीजें भी आपको उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेंगी कि आपके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसी हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द कॉर्पोरेट वैल्यू एडिशन, ओनली एंगेजमेंट इज द नंबर विच आई लुक एट, दैट्स कि डाइवर्सिटी की एंगेजमेंट कंट्रीब्यूशन क्या है। वेरी राइट। अच्छा, एंगेजमेंट के अंदर हमारी क्या फॉर्म्स हैं, कहाँ हम देखें? लोगों की गुफ्तगू में रिस्पेक्ट देखें, लोगों के काम के अंदर दिल लगाना देखें, लोगों की जो डिसिप्लिन है हम उसको देख रहे हों, सोशल गैदरिंग को देख रहे हों। देयर मस्ट बी सम पैरामीटर्स वेयर वी लुक दिस एंगेजमेंट। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एंगेजमेंट के मल्टीपल ड्राइवर्स हो सकते हैं।
जी जी मेजर ड्राइवर जो होता है वो होता है कि आपका जो काम है इटसेल्फ वो कितना एंगेजिंग है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो एनवायरनमेंट है वो कितना इंडिविजुअल को फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि वो सही अपने स्किल सेट को एक कंट्रीब्यूट कर सके। सो मुख्तलिफ चीजें हैं, आपने लोगों की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, एम्पावरमेंट, हाउ एम्पावर्ड दे फील इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, आप उनकी डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सही उनको किस किस्म की फैसिलिटीज दी जा रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके चलता जी जी हूं, विच इज अबाउट डे केयर सेंटर्स। जी जी या या आपकी पॉलिसीज, मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव्स की पॉलिसी, दिस इज such an important aspect now for retention of especially female employees as well as जो आपके मेल एम्प्लॉयज हैं जिसके अंदर आप पैटर्निटी की सपोर्ट उनको दे रहे होते हैं। कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट कि आप अपनी फीमेल एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए ऐसी फैसिलिटीज दें जिसमें उनकी, पहले तो डे केयर का हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ मे बी पहले 2-2.5 साल तक था, बट नाउ द कॉन्सेप्ट इज इंक्रीजिंग कि जी आप उनको ज्यादा एज के जो बच्चे हैं उनको इंक्लूड करना शुरू करें। ओके देन देर आर सर्टन फैसिलिटीज जो आपको, फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे लेकिन अगर स्पेशल चिल्ड्रन हैं आपके एम्प्लॉयज के, खास तौर पे फीमेल एम्प्लॉयज के, उनके लिए आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। बहुत बेसिक सी चीजें, वॉशरूम फैसिलिटीज, जी जी ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी जगहों पे इसके इश्यूज जो हैं वो आते हैं। सो देर आर सो मेनी थिंग्स which can contribute into disengagement of an employee. So it is not only work ethics, it is the facilities which you give, it is the growth opportunities which you give, um, and so on and so forth. सही थैंक यू। अच्छा तो फैल नवाज साहब का क्वेश्चन था हाउ टू मेक देम एंगेज, तो आई थिंक बड़ी हद तक आपने इसका जवाब दे दिया है। एक दूसरा अडेप्टेबिलिटी के हवाले से है कि वो अगर हो तो उसको हम बढ़ाया जा सकता है। आई एम सॉरी आई कैन नॉट रीड द गुड नेम ऑफ आवर डियर पार्टिसिपेंट। हम एक और बहुत अहम जो पहलू है वो हमारे वो बाइसेस हैं जो हिडन हैं, जो हमें बाज़ औक़ात हम अनइंटेंशनली लेके चल रहे होते हैं। तो सबायत साहबा आपने इस पर काफ़ी काम किया है। ये जो इस तरह के हैं एफिनिटी बाइस है, जेंडर बाइस है, एज है, हालो इफेक्ट है, या वो अनइंटेंशनल जो एज के हवाले से, कल्चर के हवाले से चीज़ें हैं और इफेक्ट करती हैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को। तो प्लीज़ इस पे आप अपने तजुर्बे से रोशनी डालेंगी कि व्हाट मेजर्स वी कैन टेक टू to limit somehow such kind of unintentional biases. जी, it's a very important I think yet there is a connectivity issue. aspect of diversity and inclusion. Any knowledge of diversity and inclusion? जी, अब जी जी प्लीज बोलिए, आपकी जी आवाज मेरी आ रही आवाज आ रही है आपको? है। जी जी जी, मेरा अपना ये मानना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का, जिसमें इसके बगैर आपकी बात ही कंप्लीट नहीं होती है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन से रिलेटेड कोई भी। देखिए, बायस इनहेरेंटली ह्यूमन ब्रेन का एक सिस्टमेटिक पैटर्न है थिंकिंग का। तो ये कहना कि जी मैं बायस नहीं हूँ, ये तो हो नहीं सकता। ठीक हर है। इंसान बायस है, ठीक है, वन वे और दी अदर हम सब बायस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बायस का किया जाए, और उस बायस का तरीका ये है कि हमें एड्रेस करने का सबसे पहला तरीका ये है कि हम ये मान लें कि हम बायस, ठीक और है। हर चीज को हम उसी नजर से देखें कि अगर मैं बायस हूँ इस मामले में तो मैं उस बायस को एड्रेस करके चलूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई हमारे जहन में है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक खातून हूँ
तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं खवातीन की तरफ बायस्ड हूँगी, सही। पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं पॉजिटिवली ही बायस्ड हूँ, मैं नेगेटिवली बायस्ड भी हो सकती हूँ, यानी कि मैं खवातीन को ज्यादा कड़ा भी जान सकती हूँ, मैं उनके लिए ज्यादा उनके लिए ज्यादा ऐसे बैरियर्स भी क्रिएट कर सकती हूँ क्योंकि मैं उन बैरियर से गुजरी हूँ, ये भी हो सकता है। सही। और ये भी हो सकता है कि मैं उनको सॉफ्ट पहलू दे दूं ज्यादा कि खातून है वो। तो दोनों सूरतों में मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं दोनों तरफ से बायस हो सकती हूँ। इसी तरह एक हजरत है, मैं खास तौर से किसी को भी अपनी तरफ से बायस हो सकता हूँ। तो सबसे पहले ये मान लेना कि मैं बायस हो सकता या हो सकती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। दूसरी बात, अब अनकॉन्शियस बायसेस हैं कौन से, ये जानना जरूरी है। और वो बायसेस हर तरह के हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सोचना कि कोई शख्स, एक लंबे कद का शख्स विद बिल्ट अप बॉडी इज कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंट, ये एक बायस एग्जिस्ट करता है जिसको ब्यूटी बायस कहते हैं। कोई खूबसूरत खातून के बारे में ये सोचा जाता है कि वो इंटेलिजेंट ही होगी, और उनको प्रेफरेंस दी जाती है एक मामूली शक्ल के पर्सन के ऊपर। और ये दोनों खवातीन और हजरात दोनों के ऊपर जो है ये सेम तरीके से अप्लाई होता है। अच्छा, एक ऐसा पर्सन जो कि मेरी ही बरादरी से ताल्लुक रखता होगा, उसको मैं प्रेफरेंस दूंगा दूसरे पर्सन के ऊपर। ठीक। एक ऐसा पर्सन जो मेरी कास्ट से ताल्लुक रखता होगा, उसको मैं खामखा प्रेफरेंस दूंगा। एक ऐसा पर्सन जो मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, उसको मैं खामखा प्रेफरेंस दूंगी। एक पर्सन जो कि मेरी ही तरह के लहजे से बोलता होगा, उसको मैं कहूंगी कि ये शायद ज्यादा अच्छा बोलता है। और ये खास तौर से उन लोगों के पर बहुत लागू आता है जो अंग्रेजी जबान को बहुत फौकियत देते हैं, या जो उर्दू जबान को बहुत फौकियत देते हैं, या पंजाबी जबान को बहुत जो अपनी लैंग्वेज से बहुत एफिनिटी जिनकी होती है। इसी तरह से ये सोच लेना कि खास जगह के पढ़े हुए लोग, जिसको हम कहते हैं कि जी मैं किसी खास यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन फला फला यूनिवर्सिटी के लोग सही। ज्यादा प्रेफर किए जाएंगे, ये आप बहुत सारी जॉब्स में भी देखते होंगे। या फॉरेन यूनिवर्सिटी के लोगों को पढ़े हुए को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये एक खास तरह के बायसेस हैं। इनको ये सोच के चलना कि मेरे आजकल एक तस्वीर चल रही है जिसमें एक पुराने से जूते पहने हुए एक तस्वीर में, और टांगों की तस्वीर है वो, जिसमें एक पर्सन है जूते पहने हुए हैं और पुराने तरीके की पैंट पहनी हुई है, और उस तस्वीर पे लिखा हुआ है, इफ योर बॉस वेयर क्लोथ्स लाइक दिस योर जॉब इज नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय एआई। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एजिज्म बायस। इट इज अ वेरी वेरी एजिस्ट पिक्चर। ये और सब इसको एक मजाक का हिस्सा समझ के फॉरवर्ड किए चले जा रहे हैं, ये सोचे बगैर कि ये एक बायस है। आपको किसने कह दिया कि ये कपड़े पहनने का ताल्लुक आईटी की फील्ड से है, या एक कपड़े पहनने का ताल्लुक जो है वो किसी की आईटी कॉम्पिटेंसी से है? नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये सोच होना कि एक एजस्ट एक खास उम्र के शख्स का कॉम्पिटेंस नहीं हो सकता, ये एक एजस्ट बायस है। या तमाम यंग लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी से वाबस्ता होंगे, और तमाम पुरानी उम्र के लोग जो है उनका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं होगा, या वाइस वर्सा। इस तरह की बातें सोचना एजिस्ट कहलाता है। या ये अक्सर इस तरह की बातें करना जिसका ताल्लुक ऑपोजिट जेंडर से हो, जैसे खवातीन का ये सोचना कि सारे मर्द बुरे होंगे, या सारे मर्दों का ये सोचना कि सारी खवातीन जो हैं वो जॉब्स पे सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए आती हैं। ये दोनों एक जेंडरिज्म या सेक्सिस्ट बायस है। तो ये सारे बायसेस का इल्म होना इस पहला स्टेप। दूसरा, जब आपको मालूम होगा कि मैं ये बायस्ड हूँ, तो उस बायस का इलाज किया जाए, यानी अपने बारे में उसके लिए एक्सपोजर लिया जाए। तीसरा, अगर आप ये समझते हैं कि मेरा ये बायस गलत है, तो सबसे पहले उसकी दूसरी फैक्ट्स को देखा जाए। यानी ये मेरा बायस है तो फैक्ट क्या कहता है? क्या मैं एक पर्सन या दो पर्सन या दो या तीन एक्सपीरियंस की वजह से ये कह रहा हूँ, या ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, या डेटा भी यही कह रहा है? अगर डेटा ये कह रहा है तो किस जगह का डेटा ये कह रहा है? क्या पाकिस्तान का डेटा ये कह रहा है, या इंटरनेशनल ये डेटा कह रहा है? क्या कोरिलेशनल स्टडी ये कह रही है? क्या कोई रिसर्च हुई है वो ये कह रही है, या ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह रहा है? अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ये कह रहा है, तो इसका मतलब है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। इट इज नॉट अ जनरलाइज्ड टर्म। सो जनरलाइजेशन इज अ बायस। उसको मैं एड्रेस कर लूं बाय इन्वॉल्विंग अनदर पर्सन।
यानी अगर मैं रिक्रूटमेंट करने लगा हूं तो मैं एक खातून को भी साथ में ला लूं, या मैं एक खातून रिक्रूटमेंट करने लगी हूं तो मैं एक हजरत को भी अपने साथ मिला लूं, ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ रिक्रूटमेंट हो जाए, यानी एक बैलेंस्ड पेयर बन जाए फॉर इवेलुएटिंग अनदर पर्सन, ताकि एक दूसरी राय शामिल हो जाए, एंड सो फोर्थ। तो बायस को हल करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, अपने बायस के बारे में जानना। नंबर 2, जनरलाइजेशन को हल करना। नंबर 3, दूसरे पर्सन की राय लेना। और चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अपने अनकॉन्शियस बायस को एड्रेस करते रहना। हर वक्त ये जानने की कोशिश करना कि अनकॉन्शियस बायस मेरे एक्सपीरियंसेस का हिस्सा है। जैसे जब लोग बाहर के सफर करने लगते हैं तो वो पाकिस्तानियों को बुरा कहने लगते हैं, तो ये भी एक अनकॉन्शियस बायस है। जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे अनकॉन्शियस बायसेस भी बढ़ते जाते हैं। थैंक यू सबाहत, आपने ये बहुत अच्छे एक तरीके से उम्र का हिस्सा है और ये एक आपके एक्सपीरियंसेस का हिस्सा है। तो ये मानना कि बायस इज अ फैक्ट एंड एवरीवन इज अ बायस, बट बायस इज नॉट नेसेसरली बैड, एंड बायस के नतीजे होने वाला डिसीजन। ठीक, बहुत शुक्रिया सबाहत, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें अनइंटेंशनल बायसेस, ये जो हिडन बायसेस हैं उसके ऊपर एनलाइटन किया है। अनफॉर्चुनेटली टाइम इज ओवर, तो हमें इसको रैप अप करना होगा। एट द एंड वी यूजुअली आस्क आवर रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट, प्लीज शेयर वन लाइनर, व्हाट वुड यू लाइक टू गिव अ मैसेज, वन लाइनर मैसेज टू द ऑडियंस। अली साहब, वी स्टार्ट विद यू। जी, my message is that DI is a dynamic thing. ओके, So organizations, they grow in their life cycle. So DI strategies भी evolve होती हैं, grow करती हैं, और उनको change होना पड़ता है according to the business need. Constantly it's a conscious effort, लेकिन रिसर्च ये शो करती है कि organizations which were leader in their DI strategy as opposed to the ones which were nascent or emerging, उनके इवन फाइनेंशियल नंबर्स के अंदर 15 से 20% का गैप था इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ, जिनकी DI स्ट्रैटेजी जो है वो मैच्योर थी एज अपोज टू द वन स्टार्टिंग. सो इट हैज tangent impact on the business performance as well. ठीक, थैंक यू। करम साहब, व्हाट इज योर वन लाइनर? DI is the shared responsibility of everyone, for all the functions, employees, HR, finance, management, leadership, entrepreneurship. It's responsibility for everyone. So be responsible. Let's work together to implement it. Thank you. सबाहत साहब। मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि DNI doesn't happen on its own. It has to be intentional, it has to be designed, it has to be curated, and it is not just an ethical thing or good to have thing. It is a business case. It has an impact on business, and it is not just a tick box to happen. Thank So you very much. whenever you are doing it, you need to understand that it is an intentional business case for you. Business case. Very right. Thank you very much, all of you, dear participants and our panelists. At the end, diversity is basically an invite to people to join us in the company, team, and the organization. And belongingness is ensuring that everybody should have a proper seat in this team. And the equity ensures that they have voice and they know they are being heard. If we give this message to all the team, diversity and inclusion will be at its proper place. Thank you very much, and Allah.